बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब से गुफ्तगू हो रही थी और आपने दो अक़सात जो है वो मुलाज़ा की, जिनमें उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात की और अपनी आँखों से उन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा। और डॉक्टर साहब यहाँ जर्मनी में 1954 में आए और फिर 1955 में वो स्वीडन आए। तो अब हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जब वो यहाँ स्वीडन आए, उस दौर का स्वीडन किस तरह से था और यहाँ के क्या हालात थे, और उनके सामने ही एक तरह से ये जदीद स्वीडन जो है वो बना, और आज स्वीडन जो है वो कहाँ पे है, और जो नए आने वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब ने ख़ुद यहाँ उस दौर में यूरोप से मैथमेटिक्स में PhD की थी, तालीम और तहकीक के साथ वाबस्ता रहे हैं, तारीख़ के साथ वाबस्ता हैं। तो ये तीसरी किस्त भी आपके लिए यकीनन बहुत ही दिलचस्पी का बायस होगा। वो बिल्कुल इत्तेफाकिया सा हो गया। वहाँ हमारे गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी, तो वहाँ से एक बंदे आए, तो एक इंडियन था, पारसी इंडियन था, और एक उसके साथ जापानी था। तो वो कहने लगा कि हम इतना एक सड़क पे जा रहे हैं और फरा जाएंगे कश्मीर में। तो उन्होंने कहा अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो हम आपको ले जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो एक टूर बनेगा। तो एक इंडियन था, पंजाबी था, इंडियन गुलाटी, तो वो मेरे साथ उन दोनों ने फैसला किया। लेकिन हम 2 दिन हम्बुर्ग में रहे। हम्बुर्ग में मैंने देखा कि हर एक आदमी स्वीडन जा रहा है, तो मैंने उनको छोड़ के मैंने कहा मैं भी स्वीडन जाता हूँ। तो मैं इधर आ गया। तो पहले तो मैं वहाँ से नॉर्वे गया। तो नॉर्वे में 2-3 दिन रहा, और 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को नॉर्वे से मैं रेल में फिर यहाँ आया। अब स्टॉकहोम आए। 1955 14 अगस्त 13 और 13 अगस्त को मैं शाम वहाँ से चला। और 14 ये वैसे बड़ा तारीखी दिन और आपको और मेरे लिए तो इस वक्त मैं रात को मेरे वो रेल में मेरी आँख खुली तो कोई लेक थी, उसके करीब से रेल गुजर रही थी, और मैं थोड़ा खाबीदा सा था, मतलब पूरी तरह ख्वाब आलूदा था जी। तो मुझे ऐसा मालूम है, मैंने कहा ये तो मैं कहीं जन्नत में आ गया हूँ। मुझे ये इम्प्रेशन बड़ा, मेरे पे पहला इम्प्रेशन बड़ा बैठा। अच्छा, आपकी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत मुल्क है जी। जब आया यहाँ तो खैर फिर उसके बाद मैंने कोई सामान रखा किसी हॉस्टल में, और फिर मैं एम्बेसी चला गया। तो एम्बेसी गया तो वहाँ जो थे बस सफ़ीर साहब, उनको कद छोटी थी एम्बेसी, तो 3-4 आदमी थे। अच्छा। और एक बर्क साहब नाम था उनका, क्रिश्चियन थे। तो उस दिन यौम आज़ादी की तकरीब भी होगी। आज़ादी की तकरीब थी। तो खैर उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ मेरे घर में आज एक फंक्शन हो रहा है, तो आप भी आ जाएं। तो खैर मैं भी चला गया वहाँ। तो शायद चाय मैं पी, और वो लीडिंगो में था उनका घर। तो खैर फिर मैं यहाँ 2-3 दिन रहा। तो उस वक़्त ये ट्रैम चलती थी, टनल बना भी स्टॉकहोम में नहीं बना, लेकिन ये जो सेंट्रल जगह है ना, ये इनको के करीब आता, ये जो गहराई में है ना जगह, जी जी, ये खुदाई हो रही थी। अच्छा, सिटी सेंटर वहाँ हो रही थी। हाँ, ये जहाँ ना वो उसको क्या कहते हैं, ये जहाँ वो एक तरफ वो लेन है, और सर्कल तोरी में। हाँ, तो सर्कल तोरी में मुझे याद है कि हम क्या किनारों पे जाते थे जहाँ खुदाई हो रही थी। तो फिर तो मैं 2-3 दिन यहाँ रहा, और लोगों को कोई पूछता था कि भाई, मुझे तो पहले पूछते थे कि तुम चाहे वहाँ से तुम क्या, वो ख्याल था उनका कि ये कोई सब स्पेनिश है। यहाँ पाकिस्तान को लोग जानते थे उस वक्त? यहाँ तारफ था पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, बहुत को कम लोग। तो मैं भी कहता था कि इनको मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान है, फलाना। तो अगर वो पूछते थे कि आप वो हैं स्पेन के, मैं हाथ से लाया था कि हाँ मैं स्पेन का हूँ। आपके काले बालों की वजह से? काले बालों की वजह से ये समझते थे। अच्छा। और जर्मनी में एक दफ़ा एक मेरे साथ बंगाली था, और हम जा रहे थे तो स्कूल से बच्चों को छुट्टी हुई, तो उन्होंने चलाना शुरू किया, नेगर। तो उन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने देखा ना ये काले बालों वाले हैं, तो उनका ख्याल था कि ये नीग्रो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ स्वीडन आने से पहले जब आप पाकिस्तान में से 1955 से पहले, हाँ। वहाँ आपने स्वीडन का नाम सुना था पाकिस्तान में?
क्या तस्वर था उसमें स्वीडन का? कोई अफसानों की किताब में थे, गालिबन अजीज अहमद था नाम या उनका, तो उन्होंने कोई जिक्र किया था उसमें, अपना अपना कोई सफ़रनामा से लिखा था। अच्छा। तो उसमें स्वीडन का कोई जिक्र था थोड़ा सा। अच्छा, हाँ। अदरवाइज आपको नहीं ज़्यादा नहीं? नहीं, मुझे उस वक्त नहीं पता था। तो मेरे उस वक्त ज़्यादा शौक़ मुझे कनाडा जाने का था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो स्टॉकहोम उस वक्त कैसा था 1955? कितना डेवलप्ड था? क्या यहाँ का माहौल किस तरह से था? नहीं, ठीक ठाक था, सारा था। बहुत सारी चीज़ें बाद में बनी हैं ना। अब बहुत सारी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये तो नहीं थी ना उस वक्त ज़माने में। और ये यूनिवर्सिटी भी जो है इतनी फैल गई है, और अस्पताल। तो उसके बाद फिर आप जब 1955 में स्वीडन आए, कितना अर्सा रहे? फिर आप दोबारा पाकिस्तान चले गए? 1955 में तो मैंने फिर 1957 में डॉक्टरेट कंप्लीट की। ठीक है। तो ये है कि उस वक़्त रूसियों ने स्पुतनिक छोड़े थे जी, स्पेस के लिए, खला के स्पेस लिए। में। हाँ, तो उस दिन मेरा ख्याल पहले जो था अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 55 में, 4 अक्टूबर था या 57 जी। और फिर उसके बाद जिस दिन मेरा ख्याल मैंने अगले दिन लेक्चर देना था, उस दिन फिर वो दूसरा स्पुतनिक उन्होंने छोड़ा बड़ा। तो अमेरिकन बहुत घबराए हुए थे। तो उस वक़्त उनको जो बंदा भी मिलता था, फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का, इंजीनियर, केमिस्ट्री वाले, तो मैंने खुले बादलों में कोई आदमी के बाद डॉक्टरेट होती थी तो वो एकदम दे देते थे वीज़ा। अच्छा। जाने के लिए। अच्छा। तो मेरे साथ जो थे इंडियन के कोई बंदे थे, तो वो तो इंडिया चले गए, एक अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया। तो मेरी लैंड लेडी ने मुझे पूछा कि ये सारे लोग जा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जा रहे थे? मैथमेटिक्स की तो ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा इन लोगों की अपने मुल्क के साथ कोई मोहब्बत नहीं होगी, और मैंने उनको कहा कि दे प्रॉब्ली हैव नो रूट्स इन देयर ओन कंट्री। तो आपको पाकिस्तान की मोहब्बत आपको वापस ले गई यहाँ से? मुझे। हाँ। तो पाकिस्तान जाके फिर आपने कहाँ पढ़ाते रहे? क्या आपका वहाँ? मैं वहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी में रहा ना। पेशावर यूनिवर्सिटी में? तो ये है कि डॉक्टर मलिक ने डॉक्टरेट की थी, उसके बाद मैं पाकिस्तानी था जिसने यहाँ डॉक्टरेट की। ये बड़ी मुश्किल थी वहाँ। ये तो वहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे? हाँ, फिर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता रहा। वहाँ डिपार्टमेंट तो था, बड़ा पुराना डिपार्टमेंट था। अच्छा। तो मैंने भी खुद पढ़ा था, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं गया तो वहाँ चेयरमैन जो लगा हुआ था वो मैथमेटिशियन नहीं था, वो फिज़िक्स का आदमी था, और वो उसको मैथमेटिक्स का बनाया हुआ था। तो वो कोई क्वालिफाइड बंदे को मैथमेटिक्स में टिकने नहीं देता था। वो 6 PhD उसने इतना तंग किया कि वो चले गया। तो फिर मैं वाइस चांसलर को पता लगा, तो उसने फिर ये किया कि मुझे डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया। अच्छा। क्योंकि रजिस्ट्रार उन्होंने ये कहा था, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी कि रजिस्ट्रार शुड बी ए वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन। अच्छा अच्छा। तो वो उसने मुझे तैयार किया। तो उन्होंने कहा कि आप एक साल डिप्टी रजिस्ट्रार रहें, फिर अगले साल हम आपको रजिस्ट्रार कर देंगे। तो कितना अर्सा आप पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहे, पढ़ाते रहे वहाँ? मैं 1953 में आया था। अच्छा। 54 में मैं जर्मनी चला गया। 54 से जब मैं 57 में वापस गया, तो ये है कि मेरे प्रमोशन भी नहीं होता था। कुछ मुझसे जूनियर लोग जो थे सारे प्रमोट होते गए, और वो बंदा एक जो था उसने मेरा रास्ता रोका हुआ था। तो फिर मैं 60 में एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। तो 7 साल मैं डिप्टी रजिस्ट्रार रहा। अच्छा। इस दौरान में एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट भी ख़त्म हो गई, वो वाइस चांसलर भी चला गया। तो आपका यानी फिर मैं ट्रेजर रहा 7 साल। फिर मैं ट्रेजर। तो करियर आपका सारा जो है वो पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ। तो वहाँ से रिटायरमेंट आपकी कब हुई? पेशावर टेक्निकली जो था वो तो मैं 29 नवंबर सन 85 को मेरे 60 साल पूरे हो गए थे। ठीक। लेकिन उस वक्त पॉलिसी ये थी कि जो बंदा टीचिंग में है तो वो अगर उसने कोई अपना कोर्स पढ़ा रहा है तो वो जून तक पढ़ाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जून तक वो तनख्वाह मिलती थी, पेंशन नहीं मिलती थी। अच्छा, अच्छा। पेंशन तो फिर दोबारा स्वीडन आने का आपका कब इरादा बना? ये तो मैं अभी सर्विस में था जी। तो इसमें एक वाइस चांसलर थे, बादशाह खान का बेटा था, अब्दुल वली खान नाम था उसका। जी जी जी। वो अनपढ़ आदमी था। अच्छा अच्छा। तो ये है कि बिल्कुल वो यूनिवर्सिटी ऐसे चलाता था जैसे खान एक उसकी जायदाद हो और खान है। अच्छा। तो मैं ट्रेजरर था, तो मेरा और उसका हर वक्त झगड़ा रहता था। मैंने कहा कि तुम वो काम शुरू कर देता। मैंने कहा इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास तो ये वो छापा तो नहीं है कि मैं पैसे नोट छापता हूँ।
मेरे पास तो लिमिटेड अमाउंट होती है। मैंने कहा कि ये बजट है, ये बजट के मेरी ये, मैंने कहा ये बजट के साथ चलेंगे। उसने कहा मैं ये बजट तुम्हारा फाड़ दूंगा। मैंने कहा मैंने तो 100 कापियाँ बनाई हुई हैं इसकी तो इसका मैंने कहा कि आप फाड़ भी देंगे तो मैं तो आपको तो 2 आने का चेक भी नहीं आप दस्तखत कर सकते, क्योंकि मेरी जो थी अपॉइंटमेंट भी चांसलर करता था, ट्रेजरी की अपॉइंटमेंट, तो मैं उसके अंडर सिंडिकेट के अंडर नहीं था। तो फिर मैंने उसको एक्ट दिखाया, तो मैंने कहा जी ये यूनिवर्सिटी का एक्ट है, ये वाइस चांसलर के लिए है, उसके बाद इमीडिएटली ट्रेजरर, और तो ट्रेजरर विल सी टू दिस दैट ऑल द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बजट। तो मैंने कहा कि अगर ये तो आप मुझसे काम करते हैं तो मुझे तो जेल में डाल देंगे, तो तुम तो बाहर से आदमी आए हो चले जाओगे। तो मुझे कहने लगा कि मैं इसके एक्ट की परवाह नहीं करता, मैं एक्ट भी फाड़ दूँगा। तो मैंने कहा जब आप एक्ट फाड़ देंगे तो फिर आप तो वाइस चांसलर किस चीज़ के हैं? मैंने कहा यू हैव बीन आल्सो अपॉइंटेड द वाइस चांसलर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। मैंने कहा कि अगर ये एक्ट दरमियान में ना हो तो मैंने कहा मेरा और आपका क्या रिश्ता है? तो स्वीडन फिर आप 2005 से उन्होंने फिर ये किया कि मुझे वापस डिपार्टमेंट भेज दिया। अच्छा। तो उसने कहा कि भाई आपको यह है कोई रिफ्रेशर कोर्स या इस तरह से, तो उधर ये किया तो मुझे जर्मनी भेजा। ठीक है। तो जर्मनी आया, मैं वहाँ से हुम्बर्ट स्टिफ्टुंग ने मुझे 3 महीने के लिए बुला लिया। ठीक है। तो फिर मुझे शौक़ था आने का, तो फिर मैं आया फिर यहाँ। तो यहाँ आके मैं कोई अब 2 हफ्ते रहा तो फिर वापस चला गया। फिर सन 78 में आया, फिर मैं एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ हेलसिंकी में जी। तो हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस में गया, तो यहाँ पहले आया, टिकट मैंने यहाँ तक का लिया। ठीक है। क्योंकि वो टिकट जो है उसके वापसी जो है 15 दिन के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है। तो वो फिर मैंने टिकट यहाँ तक लिया, यहाँ से भी आई वेंट बाई शिप। ठीक है। और वहाँ अपनी कॉन्फ्रेंस करके तो वहाँ एक अमेरिकन मुझे मिल गया। तो उसने कहा कि हैव यू एवर बीन टू द स्टेट? मैंने कहा नो। विल यू लाइक टू कम टू द स्टेट? मैंने कहा आई हैव नेवर अप्लाइड। यू मेक एन अरेंजमेंट, इफ आई गेट एन इन्विटेशन आई विल कम। तो वो गया, तो फिर उसने वो कुछ करता रहा। तो फिर सन 80 में फिर मैं अमेरिका गया। तो वहाँ 2 साल मैंने वहाँ तो मैं 6 महीने के लिए गया था, लेकिन फिर वो अमेरिकन मुझे आने नहीं देते थे वापस। तो उन्होंने कहा कि आप ना जाएं, हमारे यहाँ का जो है सेनेटर, वो बड़ा पावरफुल सेनेटर है, आई विल टॉक टू हिम। हमारे उसने डीन ने कहा ही इज़ माई फ्रेंड, आई विल आस्क हिम, ही विल मूव ए बिल इन द सेनेट। तो कहते हैं किसको ज़रूरत है कि उसकी मुखालफत करे? तो कहते हैं कि सेनेट की मीटिंग जब हो जाएगी उसके 15 दिन के बाद हम आपको पासपोर्ट कर ला के दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने अमेरिका नहीं में रहना। मैंने कहा मैं वापस गया, उनको कुछ बहाना किया। तो वापस आके फिर स्वीडन आप 2005 नहीं 76 में, 80 में तो रिटायरमेंट तो मैं 86 में हुई ना। अच्छा। तो जब मैं रिटायर हो गया तो उस वक़्त अरबाब जहांगीर चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए। ठीक है। और उसमें मैंने डेफिनेटली हो जाना था, ज़ियाउल हक का ज़माना था। तो एक डॉक्टर अफजल जो थे वो उसके ज़ियाउल हक के बहुत करीब थे जी। और वो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर थे। तो उसने कहा कि उसकी कापी मुझे दे दें, तो कहता मैं करा दूँगा। और बाकी असलम खटक के साथ हमारी रिश्तेदारी थे, तो उस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। तो उसने भी कहा कि ये जो है नसीम हीर है उसका, मैं भी उनको कह दूँगा। तो हो जाना था। फिर मैंने कहा कि यहाँ पता नहीं होता है या नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप आएँ हमारे पास 15 साल नौकरी कर लें तो आपको पेंशन भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाए। तो मैंने ये छोड़ दिया, मैं अमेरिका चला गया। अच्छा। लेकिन बस वो कुदरत को मालूम नहीं था। वो मेरे जाने के बाद कुछ चंद महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। और वो भी स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। अच्छा। तो 2 बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन एक छोटी बेटी फर्स्ट ईयर में थी। तो लड़की की वजह से फिर मैंने अमेरिका प्रोग्राम छोड़ के फिर मैं वापस चला गया। अच्छा। तो फिर जाके हमने अपना घर बनाया, फिर बच्चों की तालीम जो थी वो डॉक्टर बने, उनकी शादी। तो ये सारा सिलसिले के बाद स्वीडन आप फिर दोबारा क्यों आए? तो स्वीडन ऐसे हुआ कि मेरे बेटे ने मुझे कहा, बच्चे मेरे जो थे वो उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद सारे बाहर चले गए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा में तो बाहर दूसरे मुल्कों में थे। तो बेटे ने मुझे कहा कि बाबा अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो आप शादी कर लें। लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान में अंदर ना करें, आप कहीं बाहर कहते हैं ना, जर्मनी में आप लोगों को जानते हैं, स्वीडन आप आते जाते रहते हैं, अमेरिका में आप जाते हैं, तो इन मुल्कों में कर लेते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा जी हमारी बहन है और पता नहीं वो नई माँ जब आएगी तो इसके साथ क्या ताल्लुक़ होगा,
हाँ। फिर उसके बाद जो है उसके भतीजे भांजे आएंगे तो उनको भी आप नहीं मना यानी करते। आपने वो समाजी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तानी खातून की बजाय एक यूरोपियन खातून यानी स्वीडिश खातून से दूसरी शादी की। बेटे ने मुझे तो ये बात अच्छी की, advice लेकिन की वैसे। असली बात जो थी वो बेटे ने नहीं ना बताई। उनको ये डर था कि जब यहाँ की औरत की शादी हो जाएगी तो वो तो जायदाद में फिर हिस्सा मांगेगी। ये भी है। वो उसने दूर की सोची आपके बेटे ने। ये तो जेन्युइन बात थी जेन्युइन उनकी। बात, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि फिर मैं आया तो जर्मनी में जो लोग थे मैं जिनको जानता था तो वो लड़कियां, मैंने जर्मनी में रहा हूँ, मैंने डांस नहीं सीखा, मैं शराब नहीं पीता था, तो इस बात से मेरा तो किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं हो सकता था। तो मैं जिनको चंद एक को जानता था तो सारियों की शादी थी, उनके बच्चे थे, फैमिली थी। तो इधर उधर मैंने पता किया तो यहाँ वो खातून जिसको मैं सन 55 में मिला था तो उससे मैंने पता लगा कि शी वॉज फ्री। अच्छा, उसकी शादी हुई थी लेकिन जल्दी तलाक हो गई। तो फिर मैं उनके साथ जो भी आपकी अहलियाँ हैं जो अब है, वो स्वीडिश हैं। तो ये फिर पहले तो ये भी राज़ी नहीं होती थी। फिर मैंने उसे कहा कि भाई वो हालात ऐसे हो गए कि फिर मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। तो फिर वो नहीं, बहुत अच्छी खातून है, मेरी 2-3 मुलाकात उनसे हुई हैं। हाँ। तो अमूमन लोग तो जो रिटायरमेंट के बाद का दौर होता है वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान जाना है, वहाँ गुजारना है, और आप जो है वो। लेकिन मैं तो दोनों गुजारता हूँ ना। लेकिन पाकिस्तान में एक तो गर्मी बहुत होती है जी, गर्मी को ये मुझे बहुत चिढ़ आती है। फिर वहाँ का जो हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, तो ऐसे आदमी को बहुत कोफ्त होती है, अमन अमान का मसला कोफ्त होती है। लेकिन यहाँ की सर्दी और अंधेरे से नहीं आपको घबराहट? नहीं, सर्दियों में मैं इसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन सर्दी को फिर मैं पाकिस्तान चले जाता। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आपका ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री भी, पाकिस्तान की जो तारीख़ थी जिसमें आप वाबस्ता रहे, और स्वीडन के जो हालात थे, यूरोप से, इससे भी उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत सा कीमती वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक जिंदगी है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब से होने वाली ये गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, और इंशाअल्लाह आइंदा किसी और मौके पे किसी और अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।